Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start a remaining part of the chapter, that is human system. In the previous video we had discussed about the circulatory system in which we are discussing about the heart. So ये हार्ट का डायग्राम था. हार्ट में हमने इसकी वर्किंग देखी थी. वर्किंग क्या थी? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वीना कावा के थ्रू किस में जाएगा? राइट ऑरिकल में जाएगा. एंड फ्रॉम राइट ऑरिकल इट गोज टू राइट वेंट्रिकल बाय दिस ट्राइकस्पिड वोल्व. एंड फ्रॉम वेंट्रिकल दिस, ये जो राइट वेंट्रिकल से निकल के कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा. ठीक है. उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी से किस में जाएगा? लंग्स में जाएगा. लंग्स क्या करेगा? उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करेगा. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, उसको क्या कर देगा? ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा. ब्लड कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा. देन उसके बाद जो लंग्स था वो किस में ट्रांसफर होगा? पल्मोनरी वेन्स में ट्रांसफर होगा. पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आएगा? लेफ्ट ऑरिकल में आएगा. एंड बाइकस्पिड वॉल्व से पास होकर वो किस में चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा. एंड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इट गोज टू ओटा. एंड ओटा से ही किस में चला जाएगा? बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक चला जाएगा. ठीक है. सो ये हमारी वर्किंग थी जो हमने पहले पढ़ लिया. अब देखिए इसमें एक साउंड निकलती है, लब डब. आपने मोस्टली हार्ट की बीट सुनी होगी. आप बोलते हो धक 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 करके कुछ साउंड निकलती है हार्ट की, लेकिन एक्चुअल में वो धक धक नहीं होती. वो कौन सी होती है? लब डब होती है. ठीक है. आज से आपको क्या बोलना है? हार्ट की बीट धक धक नहीं होती. कौन सी होती है? लब डब होती है. ठीक है. अब ये किसकी वजह से आती है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ हार्ट वॉल्व जनरेट हार्ट साउंड ऑफ लब डब. मतलब ये जो वॉल्व है ना हार्ट के, ये कभी ओपन होंगे कभी क्लोज होंगे. जब ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आएगा तब ये वॉल्व ओपन होगा. ठीक है. उसके बाद जब ये राइट वेंट्रिकल में पूरा आ जाएगा तो वापस से बंद हो जाएगा. तो ये ओपन और क्लोज होने की जो साउंड है जो प्रोड्यूस हो रही है, जैसे हम किसी बॉटल की कैप को ओपन करते हैं तब वॉइस आती है. अगर हम बंद कर रहे हैं तो भी वॉइस प्रोड्यूस होती है. तो इसी तरह से यहाँ वॉल्व जब ओपन और क्लोज होता है ना, उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है. वो साउंड कौन सी प्रोड्यूस होती है? लब डब की. इसीलिए हार्ट की बीट भी हमें कैसे सुनती है? लब डब. मतलब हम बोलते हैं कि हार्ट है वो बीट कर रहा है और कौन सी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? लब डब की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है. दिस इज़ द साउंड विच वी फील ड्यूरिंग हार्ट बीट. ये वही साउंड है जिसे हम हार्ट बीट में सुनते हैं. नेक्स्ट है कार्डियक साइकिल. अब देखिए ये राइट जो ब्लड था वो राइट ऑरिकल से किस में आया? राइट वेंट्रिकल में आया. किसके थ्रू? वॉल्व के थ्रू. अब राइट ऑरिकल में भी किससे आया? वीना कावा से आया. किससे आया? वीना कावा से आया. जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीना कावा में आएगा तब ये जो हार्ट है ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को शो करता है. देखो ये मैंने लिखा है द कंटिन्यूस रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल आर नोन एज हार्ट साइकिल. ऑरिकल में और वेंट्रिकल में कंटिन्यूस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है. इसी को हम क्या बोलते हैं? हार्ट साइकिल बोलते हैं. और इसी को हम हार्ट साइकिल को कार्डियक साइकिल भी बोलते हैं. ठीक है. अब देखिए हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होगा, अगर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें ब्लड बाहर निकलेगा. लेकिन अगर हार्ट रिलैक्स होगा तो ब्लड अंदर की तरफ आएगा. ब्लड कम्स इन. बात समझ में आई? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को शो करेगा तो ब्लड बाहर जाएगा. किससे बाहर जाएगा? हार्ट से बाहर निकलेगा. लेकिन जब हार्ट रिलैक्सेशन को शो करेगा तो जो ब्लड है वो अंदर की तरफ आएगा. किसके अंदर आएगा? हार्ट में अंदर की तरफ आएगा. ठीक है. ये देखिए अब मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इधर, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड हार्ट रिलैक्सेशन. हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको बोलते हैं सिस्टोल. ठीक है. लेकिन जब हार्ट रिलैक्स होता है तो उसको बोलते हैं डायस्टोल. यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ऑरिकल है और जो वेंट्रिकल है वो कंटिन्यूस किसको शो करते हैं? सिस्टोल को और डायस्टोल को. सिस्टोल और डायस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को. मैंने यहाँ क्या कि कॉन्ट्रैक्शन की जगह लिख दिया सिस्टोल और रिलैक्सेशन के लिख दिया डायस्टोल. यानी कि जो हार्ट है वो कंटिन्यूस किसको शो कर रहा है? सिस्टोल को और डायस्टोल को, कॉन्ट्रैक्शन को और रिलैक्सेशन को. ठीक है. अब अगर ऑरिकल में सिस्टोल होगा, अगर ऑरिकल में अगर कॉन्ट्रैक्शन शो होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ऑरिकल सिस्टोल. अगर वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो उसको क्या बोलेंगे? यानी कि वेंट्रिकल में अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल सिस्टोल. लेकिन अगर ऑरिकल में, यहाँ गलत लिख दिया,
लेकिन अगर ऑरिकल में रिलैक्सेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑरिकल डायस्टोल। अगर वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब इसकी तरफ आते हैं। हार्ट में जो ब्लड था वो कहाँ जा रहा था, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में। अब ये वीना कावा से ब्लड किस में आया, राइट ऑरिकल में। और मैंने यहाँ क्या बोला, जब अंदर की तरफ ब्लड आएगा तो हार्ट क्या करेगा, रिलैक्सेशन को शो करेगा। तो हम ये कह सकते हैं व्हेन द ब्लड एंटर्स इनटू द राइट ऑरिकल थ्रू वीना कावा देन द राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट्स और हार्ट रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्शन में तो ब्लड बाहर जाता है, रिलैक्सेशन में ब्लड अंदर आता है, तो यहाँ रिलैक्सेशन लिखोगे आप। सो हार्ट रिलैक्स एंड ब्लड एंटर इनटू राइट ऑरिकल। ठीक है, जब वीना कावा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट ऑरिकल में जाएगा, लेकिन उसी टाइम पे जब वो जाएगा उसी टाइम पे ये रिलैक्सेशन शो करेगा। कौन शो करेगा, राइट ऑरिकल रिलैक्सेशन शो करेगा, जिसकी वजह से इस राइट ऑरिकल में ब्लड अंदर की तरफ आ जाएगा। अगर ये रिलैक्सेशन को शो नहीं करता तो ब्लड अंदर नहीं आ सकता था। ठीक है, उसके बाद ये इस वॉल से पास होगा, वॉल से पास होने के बाद राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये किस में से निकलेगा, पल्मोनरी आर्टरीज में निकलेगा। जब ये पल्मोनरी आर्टरीज से निकल रहा है उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्शन को शो करेगा। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि ब्लड बाहर की तरफ जाता है, तो राइट वेंट्रिकल में क्या शो होगा, कॉन्ट्रैक्शन शो होगा, जिसकी वजह से ब्लड बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही ये लंग्स के पास जाएगा, लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड होगा, ऑक्सीजनेटेड होने के बाद पल्मोनरी वेन में जाएगा। जब पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा तो यहाँ क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड अंदर आ जाएगा। फिर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये किससे जाएगा, औरा से बाहर निकलेगा। ठीक है, जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा इस टाइम पर इसका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। किसका, लेफ्ट वेंट्रिकल का। लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये ब्लड बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज नोन एज कार्डियक साइकिल और हार्ट साइकिल। अगर आप हार्ट की वर्किंग लिखोगे तो आपको ये तो लिखना ही है कि वीना कावा से हार्ट आया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में गया, फिर लेफ्ट ऑरिकल में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, ये सब तो लिखना है। इसके अलावा आपको ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को भी एक्सप्लेन करना है कि जब अंदर आएगा तब हार्ट रिलैक्स होगा, जब ये बाहर निकलेगा तब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये भी आपको शो करना है। और अलग से हेडिंग डालकर फिर आप नीचे क्या लिखोगे, कार्डियक साइकिल। दिस इज नोन एज कार्डियक साइकिल। और ये पूरा इसी तरह से लिखना है आपको। ठीक है, और आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो। ऑरिकल सिस्टोल किसको कहते हैं, व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देन द सिस्टोल इज शो व्हेन द, या ऐसे लिख सकते हो व्हेन द सिस्टोल, या फिर when the contraction is shown in the auricle then it is known as auricle systole, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपके सिंपली यही क्वेश्चन पूछ ले कि कार्डियक साइकिल क्या होता है, तो सिर्फ आपको इतना सा लिखना है। और इतना सा लिखने में भी ये हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट रिलैक्सेशन को यहाँ शो करना है। ठीक है, बेसिकली आपसे कार्डियक साइकिल एक्स्ट्रा में नहीं पूछेगा तो हार्ट के साथ ही पूछेगा। ठीक है, अब देखिए हमारा ये जो नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ अनदर फ्लूइड विच इज़ द पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ब्लड तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता ही है, लेकिन इसके अलावा क्या ऐसा और कोई फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है? यस करता है। कौन है वो? लिम्फ। क्या नाम है उसका? लिम्फ। ठीक है, इट फ्लो इन लिम्फ वेसल। अब ये जो लिम्फ है ये क्या होता है? फ्लूइड होता है। ये किस में फ्लो करता है? लिम्फ वेसल्स में करता है। जैसे ब्लड के लिए ब्लड वेसल्स होती थी ना, वैसे लिम्फ के लिए लिम्फ वेसल्स होती है। ठीक है, लिम्फ इज फिल्टर्ड इन लिम्फ नोड। मतलब कि ये देखिए, ये हमने ये डायग्राम पढ़ा था, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन में क्या ट्रांसपोर्ट क्या जाती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो देखो ये जो वेन्स है इससे इस तरह की एक पाइप जुड़ी हुई है। ये जो पाइप है इसका नाम क्या है? लिम्फ वेसल। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से ऑक्सीजनेटेड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ गया, यहाँ लंग्स के पास गया, लंग्स के पास जाने के बाद उसने ऑक्सीजनेटेड कर दिया। ऑक्सीजनेटेड करने के बाद वो किस में से निकल गया? आर्टरी में। आर्टरी में से पूरे उसमें ब्लड में बॉडी के पार्ट्स में ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है ना, तो यहाँ ये जो मैंने स्पेस बना रखा है ना बीच बीच में, इस स्पेस में भी थोड़ा बहुत ब्लड आ जाता है। हम इसको लेकर नहीं आते, अपने आप नहीं जाता ये, मतलब कि
हमने कोई ऐसा कोई वर्क नहीं किया जिससे कि ये अपने आप इसके अंदर चला जाए। ये अपने आप ही, जब ये ब्लड फिल्टर होता है ना, ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, तब ये अपने आप ही इसके अंदर चला जाता है। हमने कोई एक्सटर्नल कुछ नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया, ये अपने आप ही इसके अंदर फिल्टर हो जाता है। अब देखिए ये जो यहाँ ब्लड आ गया स्पेसिस में, इन ब्लड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए ये लिम्फ वेसल्स होते हैं। तो लिम्फ वेसल से ये नोड्स निकलते हैं। ये नोड्स क्या करते हैं, इन ब्लड को, इस ऑक्सीजनेटेड फिल्टर्ड ब्लड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इसी को हम कहते हैं लिम्फ। और ये जो नीचे निकला हुआ है ना, इसी को लिम्फ कहते हैं, और ये जो वेसल है इसको क्या कहते हैं, लिम्फ वेसल, और इसको क्या कहेंगे, लिम्फ नोड। तो लिम्फ और लिम्फ नोड दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, लिम्फेटिक सिस्टम बनाएंगे। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक है। लिम्फ क्या है, एक फ्लूइड है जो कि किसका काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और ये किस में फ्लो होता है, लिम्फ वेसल में फ्लो होता है। और किसके, एंड लिम्फ इज फिल्टर्ड इन लिम्फ नोड, और किस में फिल्टर्ड होता है, लिम्फ नोड में फिल्टर होता है। और लिम्फ सिस्टम क्या होता है, लिम्फ प्लस लिम्फ नोड मिलकर एक लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं। वेन से जो ब्लड आता है वो उसके बाद फिल्टर होने के बाद इन स्पेसेस में चला जाता है। स्पेसेस में जाने के बाद ये जो लिम्फ वेसल्स है ये इनको कैरी कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिस वजह से इनको क्या कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ओके, ये आपकी मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ आपको इतना याद रखना है। Now let's move forward to our next topic, that is double circulatory system. देखिए, circulatory system in which blood passes through heart twice during each cycle of blood is known as double circulatory system. यानी कि ब्लड है वो हार्ट से 2 बार पास हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। जो हमने अभी सिस्टम पढ़ा उसमें पहले बॉडी से ब्लड जो था वो पहले बॉडी से किस में आ रहा था, हार्ट में आ रहा था। हार्ट के बाद वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए कहाँ गया, लंग्स में गया। लंग्स से वो किस में गया, वापस हार्ट में गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो वापस हार्ट में गया, फिर हार्ट में जाने के बाद बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक चला गया। अब इस पूरे साइकिल में हार्ट कितनी बार आया है, देखो, एक बार ये रहा हार्ट और एक बार ये रहा, 2 बार हार्ट आया, यानी कि ये कौन सा सिस्टम हो गया, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। अब इसमें देखो, यहाँ जो ब्लड है वो बॉडी में जाएगा, बॉडी से हार्ट में जाएगा, हार्ट से गिल्स में जाएगा, लंग्स में नहीं जा रहा, वो गिल्स में जा रहा है। कुछ एनिमल्स या कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें लंग्स की जगह जो ब्लड है वो किस में जाता है, गिल्स में जाता है, ठीक है। तो गिल्स में जाने के बाद वो वापस हार्ट में नहीं जा रहा, गिल्स से डायरेक्ट वो किस में जा रहा है, बॉडी में जा रहा है। देखो, बॉडी से हार्ट में गया, हार्ट में से गिल्स में गया, फिर गिल्स में जाने के बाद वो बॉडी में वापस चला गया, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि इसमें हार्ट कितनी बार आया है, 1 बार आया है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब ये लाइन पढ़ो, सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड पासिस थ्रू हार्ट। जो हार्ट से जो ब्लड पास हो रहा है वो कितनी बार पास हुए, ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल, 2 बार पास हुए, इज नोन एज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है, 2 पार्ट्स होते हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सिस्टेमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहाँ सिस्टमेटिक कॉन्ट्रैक्शन लिख दिया, यहाँ सर्कुलेशन लिख लेना, नहीं सही है, सिस्टमेटिक कॉन्ट्रैक्शन। सर्कुलेशन बिटवीन द हार्ट एंड बॉडी ऑर्गन। अगर हार्ट और बॉडी ऑर्गन के बीच में सर्कुलेशन हो रहा है, एक्सेप्ट लंग, जैसे यहाँ पर लंग्स प्रेजेंट नहीं थे, किसके बीच में हो रहा था, गिल्स के बीच में हो रहा था, ठीक है। तो अगर सर्कुलेशन हार्ट और सिर्फ बॉडी ऑर्गन के बीच में हो रहा है, हार्ट और बॉडी ऑर्गन इन दोनों के बीच में हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टमिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो ये वाला सिस्टम है। सर्कुलेशन बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। मैंने पहले भी बताया था, पल्मोनरी का मतलब भी क्या है, लंग्स आ जाए जिसमें, तो यहाँ हार्ट से ब्लड किस में जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, तो ये कौन सा सिस्टम है, पल्मोनरी सिस्टम। और ये वाला कौन सा सिस्टम होगा, सिस्टमिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ देखो इम्पोर्टेंस। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब कि ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की इम्पोर्टेंस क्या है, ये 2 बार हार्ट में जा रहा है ब्लड, तो क्या कोई इसकी इम्पोर्टेंस है या यूं ही, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिमेन सेपरेटेड। इससे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कभी भी मिक्स नहीं होते, लेकिन यहाँ पर वो मिक्स हो जाते हैं, यहाँ पर वो कभी मिक्स नहीं होते। जब वो मिक्स नहीं होंगे वो सेल के पास जाएंगे
प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास जाएगा? सेल के पास जाएगा। लेकिन यहाँ मिक्सचर जाएगा किसके पास? सेल के पास। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है उसका मिक्सचर जाएगा, लेकिन यहाँ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में सेल के पास सिर्फ प्योर ब्लड जाएगा। प्योर ब्लड इन द सेंस ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा सिर्फ। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा सेल के पास तो ये सेल है वो मोर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो जब वो मोर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो हमें कैसा फील होगा? हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। यानी कि हमारा जैसे बाहर का टेम्परेचर अभी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत कम है, या मान लो सर्दी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है। वो ज़्यादा क्यों है? इस एनर्जी के कारण, क्योंकि हमारा ब्लड है वो प्योरीफाई होकर सेल के पास जाता है और सेल ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। यही रीज़न है कि आप कभी भी थर्मामीटर से अपनी बॉडी का टेम्परेचर नोट डाउन कर लेना, हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। चाहे विंटर्स में कर लेना, चाहे समर्स में कर लेना, दोनों सीजन्स में आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। वो किस वजह से आता है? इस वजह से, क्योंकि हमारे बॉडी का जो सिस्टम है वो किसको फॉलो करता है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को, ठीक है। इसलिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन अगर हम सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ मिक्सचर जो है वो सेल के पास जाता है, तो सेल है वो इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाता, इसलिए ये वाले जो ऑर्गेनिज्म है इनका टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता। अब बाहर अगर बहुत विंटर है तो उनका टेम्परेचर भी बाहर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से मैच कर जाता है। सपोज टू भी अगर बात 13 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उस ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर भी 13 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, मतलब दोनों का सेम टेम्परेचर हो जाता है। किसकी वजह से हुआ? ये सिर्फ सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से। तो यही इसका क्या है? इम्पोर्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये जो हार्ट के बारे में देखा है, इसको एक पूरी फिजियोलॉजी बना दी। तो फिजियोलॉजी में क्या है ये देखो, यहाँ से ये जो मैंने आपको हार्ट सिस्टम बताया था ना, उसमें एक वीना कावा थी और आर्टरीज थी, पल्मोनरी आर्टरीज, वैसे ही यहाँ पे पल्मोनरी वेन और ओटा थी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से रहती है, मतलब आपको दिख रही थी कि अलग अलग है, लेकिन एक्चुअल में वो अलग अलग नहीं होती। वो किस तरह से होती है? इस क्रॉस फॉर्म में होती है, एक दूसरे को क्रॉस करती है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ शो कर रखा है। तो सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आएगा? राइट ऑरिकल में। यहाँ देखो सेल और ब्लड के बीच में क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है। सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में आ रही है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड सेल में जा रही है, यानी कि ब्लड अब कैसा है? अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाएगा? राइट ऑरिकल में जाएगा। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से किस में जाएगा? एल्व्यूलाई में जाएगा। अब एल्व्यूलाई यानी कि लंग्स में जाएगा, और लंग्स में क्या प्रेजेंट रहती है? एल्व्यूलाई प्रेजेंट रहती है। इस तरह से बलून लाइक स्ट्रक्चर थी ना, जिसको हमने क्या बोला था? एल्व्यूलाई। अब ये जो एल्व्यूलाई है इसके पास ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन किसको दे देगा? ब्लड को दे देगा। और कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड के पास कार्बन डाइऑक्साइड थी, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड किसको दे देगा? एल्व्यूलाई को दे देगा। तो यहाँ भी एक्सचेंज हो गया गैसेस का, ठीक है। तो अब ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन आ गई, जो कि किसने दी है? एल्व्यूलाई ने दी है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से होता हुआ किस में जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा। लेफ्ट ऑरिकल से किस में जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से इस ओटा में होकर ये वापस यहाँ सारे ऑर्गन्स तक पहुँच जाएगा, सेल के हमारी बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंच जाएगा। अब यहाँ से जो ब्लड आया वो कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये सेल ले लेगा और सेल क्या प्रोड्यूस करेगा? एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। दिस इज ऑल अबाउट आवर हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म हो रहा है, व्हाट इज़ पेस मेकर। पेस मेकर क्या होता है? देखो यहाँ राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल के बीच में जो हमने बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो वॉल्व बनाए थे, वो वॉल्व एक तरह से पेस मेकर का काम करते हैं। कैसे करते हैं? सम कार्डियोवास्कुलर मसल्स आर सेल्फ स्टिमुलेटिंग। वो सेल्फ स्टिमुलेटिंग होते हैं, यानी कि अपने आप काम करते हैं। वो ओपन भी अपने आप होते हैं और वो क्लोज भी अपने आप होते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? पेस मेकर बोलते हैं। यानी कि वो हार्ट के पेस को मेंटेन रखते हैं, हार्ट के पेस की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, इसलिए उनको पेस मेकर बोलते हैं। और यही क्या जनरेट करते हैं? हार्ट बीट जनरेट करते हैं। और हार्ट बीट कैसी होती है? लब डब की होती है। और किसकी वजह से आती है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वॉल्व की वजह से, ठीक है। दिस इज द पेस मेकर। So here your circulatory system is complete. So next system is excretory system, ठीक है।
तो इसके लिए एक्सक्रिएटरी सिस्टम को समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्सक्रिएशन क्या होता है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन को भी समझने के लिए हमें ये मेटाबॉलिक प्रोसेस पता होना चाहिए। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस में दो प्रोसेस आते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस दोनों कंबाइन होकर जो प्रोसेस करते हैं उसका नाम है मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब ये एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? एनाबॉलिक प्रोसेस में एनर्जी फॉर्म्ड होती है, यानी कि मॉलिक्यूल फॉर्म्ड होता है। जब मॉलिक्यूल फॉर्म्ड होगा तो एनर्जी फॉर्म्ड होगी। और कैटाबॉलिक प्रोसेस में मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है, मॉलिक्यूल ब्रेक होता है और इसमें एनर्जी रिलीज होती है। इसको बोलते हैं हम एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे? मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब इन दोनों में से कुछ ना कुछ वेस्ट बाहर निकलेगा। अब वो वेस्ट जाके किस में कंबाइन हो जाएगा? मेटाबॉलिक में, क्योंकि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक ही तो मिलकर क्या बना रहे थे? मेटाबॉलिक प्रोसेस बना रहे थे। अब मेटाबॉलिक में क्या आ गया? वेस्ट आ गया। अब ये जो वेस्ट आया है, इस वेस्ट को बाहर निकालना जरूरी है। ठीक है, तो इस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने को ही क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस इन अ सेल बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना, उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, जो मेन वेस्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट आर द मेन एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस। कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब देखिए ये लिखा है मैंने, CO2 एक्सपेल आउट बाय लंग्स एंड नाइट्रोजन वेस्ट इज रिमूव्ड बाय एक्सक्रिएटरी सिस्टम। लंग्स भी एक तरह से एक्सक्रिएटरी सिस्टम है। आपको बहुत शॉक्ड होगा सुनकर कि लंग्स भी एक्सक्रिएटरी सिस्टम है। कैसे? लंग्स है वो CO2 को क्या करता है? एक्सपेल आउट करता है, CO2 को बाहर निकालता है। तो CO2 भी क्या था? हमारा वेस्ट था, हमें बॉडी में नीड ही नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड की। जब हमारी बॉडी में नीड ही नहीं है तो हम उसको बाहर निकालेंगे एज अ वेस्ट। तो लंग्स क्या करता है? CO2 को बाहर निकालता है, इसलिए लंग्स भी किसका काम करेगा? एक्सक्रिएटरी सिस्टम का काम करेगा। और ये जो भी नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं जो भी सारे, वो किससे रिमूव होते हैं? एक्सक्रिएटरी सिस्टम से। ये एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या होता है इसको हम डिटेल में देखेंगे, पूरा डायग्राम बनाएंगे, अच्छे से समझेंगे कि कैसे वर्क करता है, कैसे यूरिन फॉर्मेशन होती है। एक बार आप ये याद रखो, CO2 को बाहर कौन निकालता है? लंग्स बाहर निकालता है। और जो भी नाइट्रोजन वेस्ट होता है उसको कौन बाहर निकालता है? उसको एक्सक्रिएटरी सिस्टम रिमूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सक्रिएशन इज नेसेसरी। अब ये एक्सक्रिएशन जो हम कर रहे हैं ये नेसेसरी क्यों है? क्योंकि अगर हम हमारे बॉडी से वेस्ट को बाहर नहीं निकालेंगे तो वो हमारी बॉडी में अकम्युलेट हो जाएंगे। और अकम्युलेट होने की वजह से, जैसे कि स्पेशली नाइट्रोजीनियस जो वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस अकम्युलेट हो जाएगा और उसके बहुत ज़्यादा ही एडवर्स इफ़ेक्ट आएंगे। ठीक है, इसलिए हमें वेस्ट को रिमूव करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। हमारी बॉडी में हमें पता है हम क्या लेते हैं एज अ फूड? हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट में क्या प्रेजेंट रहते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्रोटीन में क्या प्रेजेंट रहता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो प्रेजेंट रहते हैं, तो लेकिन ये एज अ वेस्ट क्या बनाएंगे? कुछ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में जाके जो एब्जॉर्ब नहीं होते वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, ये बात आपको पता है। और एनस से बाहर कौन निकलता है? वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। और वो वेस्ट मटेरियल क्या होते हैं? जो भी एब्जॉर्ब नहीं हुए, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन में से जो मटेरियल एब्जॉर्ब नहीं हुए उनको हम वेस्ट मटेरियल कह रहे थे और वही बॉडी से बाहर निकल रहे थे। तो यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किससे मिल रहा था? कार्बोहाइड्रेट और फैट से। तो इसके वेस्ट क्या होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर तो ठीक है, वाटर कोई वेस्ट नहीं है, लेकिन एज अ वेस्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारा वेस्ट है। उसके बाद जो प्रोटीन है, प्रोटीन में नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड तो देगा ही, वाटर भी देगा, लेकिन साथ में अमोनिया भी देगा, जो कि वेस्ट है, हमारी बॉडी में नीड नहीं है। इसकी नीड नहीं है तो हमें इसे बाहर निकालना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। अगर हम इसे बाहर नहीं निकालेंगे तो ये हमारी बॉडी में अकोमुलेट होता जाएगा और हमारी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट डालेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। नेक्स्ट है
जो NH3 है, ये वाला ये जो NH3 है जिसको हम अमोनिया बोलते हैं, ये अमोनिया यहाँ फॉर्म्ड हुआ है। इस अमोनिया को बाहर निकालने के लिए 3 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, या तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दो, या अमोनिया को अमोनिया ही रहने दो, या अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दो। इन तीनों में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सिर्फ क्या किया है, इस अमोनिया की फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया, किसमें, यूरिया में, यूरिक एसिड में, और अमोनिया का अमोनिया ऐसे ही रखा। एक में सिर्फ NH3 था, मतलब एक को कन्वर्ट ही नहीं किया। अब आपको क्वेश्चन अराइज होगा कि हमें इन 3 फॉर्म में डालने की नीड क्यों है, हम डायरेक्ट रिमूव नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। जो मैमल्स होते हैं, यानी कि हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, हमारी बॉडी में वाटर की क्वांटिटी इतनी नहीं होती, मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो लेकिन ये जो अमोनिया है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए रिमूव होने के लिए, और इतना वाटर हम कंज्यूम नहीं कर पाते, इतना वाटर हम नहीं ले पाते, इसलिए अमोनिया हमारी बॉडी में NH3 की फॉर्म में बाहर नहीं निकलता, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है यूरिया या फिर यूरिक एसिड में। यूरिया और यूरिक एसिड है, इनको वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, इसलिए ये इजीली हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, या फिर अगर जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है बोनी फिश, जो बोनी फिश होती है वो बिल्कुल फ्रेश वाटर में रहती है, सॉल्टी वाटर नहीं होता, फ्रेश वाटर होता है, वो फ्रेश वाटर में रहती है, और उसको ऑल टाइम वाटर मिलता ही रहता है। तो जितना इस अमोनिया को रिमूव करने के लिए वाटर चाहिए होता है, उतना इस बोनी फिशेस को मिल जाता है, और वो इजीली NH3 की फॉर्म में अपनी बॉडी से अमोनिया को बाहर निकाल देती है, और NH3 कन्वर्ट नहीं होता किसी भी फॉर्म में। कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो एज इट इज़ ही बाहर निकल रहा है, क्योंकि उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम 3, मतलब कि अगर एक्सक्रीट है वो किसकी फॉर्म में, यूरिया की फॉर्म में बाहर निकल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे यूरियोटैलिक। अगर अमोनिया की फॉर्म में बाहर निकल रहा है तो उसको हम बोलेंगे अमीनोटैलिक। अगर यूरिक एसिड की फॉर्म में बाहर निकल रहा है तो उसको हम बोलेंगे यूरिकोटैलिक, ठीक है। तो सबसे पहला आता है अमीनोटैलिक। अमीनोटैलिक में वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड एंड कैन नॉट स्टोर्ड, और हम अपनी बॉडी में इतना वाटर स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए जो स्टोर कर सकते हैं और जिनको इतनी रिक्वायरमेंट, इतनी अमाउंट में वाटर मिल जाता है, वो कौन कौन से, बोनी फिशेस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है यूरियोटैलिक। एनिमल विच एक्सक्रीट यूरिया इज नोन एज यूरियोटैलिक। अब इसमें कौन कौन आते हैं, मैमल्स आते हैं, सी फिशेज आते हैं। अब सी फिशेज, आपको पता है सी में क्या प्रेजेंट रहता है, सॉल्ट प्रेजेंट रहता है, प्योर वाटर नहीं है, ये सॉल्टी वाटर है। सॉल्टी वाटर में जो फिशेस रहती है उनको भी कम अमाउंट में वाटर मिल पाता है, इसलिए वो यूरियोटैलिक, मतलब अमोनिया को किस में कन्वर्ट करते हैं, यूरिया में कन्वर्ट करते हैं और फिर बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और मैमल्स में ह्यूमन बींग्स आते हैं। नेक्स्ट है यूरिकोटैलिक। एक्सक्रीट यूरिक एसिड इज नोन एज, अगर कोई यूरिक एसिड की फॉर्म में अमोनिया को बाहर निकाला, नाइट्रोजन को बाहर निकाला, तो उसको क्या बोलते हैं, यूरिकोटैलिक। एग्जाम्पल क्या है, बर्ड, रेप्टिल्स, इंसेक्ट, ठीक है। यानी कि यूरिक एसिड एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स और पेस्ट। ये जो यूरिक एसिड है वो किसकी फॉर्म में बाहर निकलता है, ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में और पेस्ट की फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, क्लियर हुआ कि अमोनिया है वो यूरिया की फॉर्म में, या फिर डायरेक्ट अमोनिया की फॉर्म में, या फिर यूरिक एसिड की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। हमारी बॉडी में से यूरिया की फॉर्म में और यूरिक एसिड की फॉर्म में बाहर निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि इनके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है। देखो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं ना, वैसे वैसे वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है। यहाँ सबसे लेस अमाउंट में वाटर चाहिए, लेस अमाउंट में वाटर चाहिए, लेकिन यहाँ थोड़ा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ भी लेस लिख रही हूँ मैं, लेस वाटर, लेकिन इससे ज़्यादा चाहिए। ये जो यूरिकोटैलिक है ना, यूरिक एसिड, इससे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए किसको, यूरिया को, और इसको तो सबसे ज़्यादा चाहिए। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है, तो ईजिली ये रिमूव हो जाएंगे। और ये जो यूरिक एसिड होता है, ये जो यूरिया होता है, ये लेस टॉक्सिक होता है। कैसा होता है, लेस टॉक्सिक। ये भी कैसा होता है, लेस टॉक्सिक होता है। लेकिन ये कैसा होता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो इसकी टॉक्सिसिटी भी डिक्रीज हो रही है और वाटर की रिक्वायरमेंट भी कम हो रही है। इसी वजह से हमारी बॉडी से यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक की फॉर्म में वेस्ट बाहर निकल जाता है, ठीक है। सो दिस इज योर एक्सक्रीटरी सिस्टम। इन दिस वीडियो वी हैड डिस्कसिंग अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम in which
डबल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने किसके बारे में देखा, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में और सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। जिसमें हार्ट 2 बार आए, ट्वाइस बार आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हार्ट एक बार ही आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था हार्ट बीट। हार्ट बीट कैसे सुनाई देती है, लब डब की सुनाई देती है, ना कि धक धक की सुनाई देती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सिस्टम आया मेन, वो आया ये एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या था कि हमें बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना है। बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने के लिए हमने ये 3 मेथड लिए। ठीक है, और 3 मेथड में पहला मेथड अमीनोटैलिक, दूसरा यूरियोटैलिक एंड थर्ड यूरिकोटैलिक। ठीक है, अब इसके फर्दर जो पार्ट है, फर्दर पार्ट में हम ये पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता कैसे है, काम कैसे करता है, डायग्राम क्या है इसका, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब जो है ये हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। ये भी देखेंगे कि ये जो नाइट्रोजन सब्सटेंसेस है, ये जो अमोनियोटैलिक है, यूरियोटैलिक है, यूरिकोटैलिक है, ये सब बॉडी से बाहर कैसे निकल रहे हैं, किसकी हेल्प से निकल रहे हैं, कौन से सिस्टम की हेल्प से निकल रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बाहर से निकल, लेकिन वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है कौन सा, इसके बारे में भी हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।